आज आप जो मेरे साथ कहानी सुन रहे हैं, मेरे यानी सुजाता के साथ, इस कहानी का शीर्षक है एक दोपहर। अगस्त भी बीत गया, बारिश नहीं हो रही है। मुंबई तब तो नहीं रही है, लेकिन अच्छी खासी गर्मी और उमस है। इस उमस भरी दोपहर में वो परेशान हो रही है, गालों पर बार बार रेंग आने वाले पसीने से। वैसे भी उसे गर्मी, उमस और दोपहर से विशेष चिढ़ रही है। वैसे चिढ़ की बात ही ना करें तो अच्छा होगा। कभी कभी वो सोचती है कि उसे किन किन बातों से चिढ़ नहीं होती। सुबह रिक्शे वालों की बदतमीजियों से शुरू होने वाली चिढ़, स्टेशन पर संभाल संभाल कर कदम बढ़ा रहे लोगों को धकेलते हुए अगले लेवल तक पहुंच जाती है। वो हम उम्र महिलाएं भी तो उसे कम चिढ़ाने वाला काम नहीं करती, जिन्हें पता नहीं कैसे उसकी शक्ल में अपनी खोई हुई आंटियां नजर आ जाती हैं। ऑफिस में बॉस की बॉसगिरी से पैदा होने वाली चिढ़, शाम को सब्जी वाले फल वाले से झिकझिक करते हुए होने वाली चिढ़, थकी पकी घर पहुंचने पर किचन में घुसने पर होने वाली चिढ़ तब कई गुना बढ़ जाती है जब सोफे पर पसरे पसरे रिमोट की जान निकालते अमन एक गिलास पानी के लिए भी उसे ही आवाज देते हैं। ऊपर से उनकी माँ, शादी के 4 साल से ज्यादा हो गए, अब तो तुम लोग बच्चा पैदा कर लो वाली नसीहत। ये तो वो वजह है जो वो एक सांस में गिना सकती है। फिलहाल वो माटुंगा स्टेशन पर बैठी है, सेवा में तत्पर भारतीय रेलवे के पंखे के नीचे। मोबाइल के स्क्रीन पर देखा तो 2 बज रहे हैं। इंटरव्यू कर चुकी है, ये सोचकर उसने राहत भरी सांस ली, क्योंकि सुबह सुबह ओवरहेड वायर टूटने आम मुंबई वालों के चिड़चिड़ाने की एक वजह ये भी है कि चलते ट्रेनों की आवाजाही जिस हद तक प्रभावित थी, उसे देखते हुए उसका समय पर पहुंचना संभव ही नहीं लग रहा था। लेकिन इसमें नई बात क्या है, हर दूसरे दिन तो ऐसा होता है। उसने खुद से कहा कि वो दुविधा में ऑफिस जाए या घर, दोनों जगहें उसे पसंद है, पर आज ना जाने क्यों उसका इन दोनों में से कहीं भी जाने को मन नहीं कर रहा है। ऐसी दुविधा की स्थिति में पहले वो छापा कांटा कर लिया करती थी। इन दिनों उसने नया नुस्खा आजमाना शुरू किया है। वो मोबाइल की घड़ी की मदद लेने लगी है। घड़ी देखने से पहले वो तय करती है कि ऑड आया तो ये काम और इवन आया तो ये काम। इस बार भी घड़ी देखने से पहले उसने तय किया, मिनट्स ऑड होंगे तो घर और इवन होंगे तो ऑफिस। उसने घड़ी देखा 2:11, यानी मुझे घर जाना चाहिए। उसके दिमाग ने कहा, पर न जाने क्यों वो अपनी जगह से उठी नहीं। 2 ट्रेन ऑफिस की ओर जाने वाली और 3 घर पहुंचने वाली चली गई, पर वो बस यूं ही बैठी रही। वो ओवरब्रिज से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ रहे कॉलेज के बच्चों को देख रही थी। 4-5 के ग्रुप में खड़े लड़के लड़कियां जितना समय दोस्तों की बातचीत को दे रहे थे, उतना ही समय अपने स्मार्टफोन को भी पूरी ईमानदारी से समर्पित कर रहे थे। पाउट निकालकर सेल्फी खींच रही कॉलेज की लड़कियों को देख उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान खींच गई। आजकल के बच्चे। तभी उसकी नजर फोन की स्क्रीन पर बज रहे 2:20 पर पड़ी। अब ऑफिस जाकर क्या फायदा, पता नहीं उसने खुद से क्या कहा, क्या पूछा। तभी व्हाट्सएप रिंगटोन बजी। अनु ने हाय कहा था। बड़े दिनों बाद उसका मैसेज आना, यानी कोई अर्जेंट काम होगा, उसने सोचा। उसने तुरंत रिप्लाई किया, जरूर कोई काम होगा मेरी मतलबी दोस्त को। जवाब में मिले गुस्से वाले इमोजिकॉन से वो समझ गई कि बस यूं ही चिट चैटिंग के मूड में है। क्या कर रही है, अनु ने पूछा। बस यूं ही स्टेशन पे बैठी हूँ। क्यों, इतने बुरे दिन आ गए हैं तेरे? लिखने के बाद अनु ने एक आंख बंद कर जीभ बाहर निकाला हुआ स्माइली इमोजी भेजा। माटुंगा में हूँ, घर जाने के लिए निकली हूँ, उसने जवाब दिया। इतनी जल्दी जाकर क्या करेगी, ऑफिस आजा मेरे। एक पल के लिए उसे भी ये ऑफर एक्साइटिंग लगा। देखती हूँ, उसने जवाब दिया और मोबाइल लॉक करने से पहले अनु का थम्स अप देखा। उसे घर की ओर जाने वाली अगली ट्रेन दिखी, ठाड़े स्लो, जो लगभग खाली थी। लेकिन वो दौड़ते हुए अंदर घुसी। अंदर पहुंचकर उसे खुद पर हंसी आ गई। यूं ही उसकी सहेलियां उसे पक्की मुंबईया नहीं कहती। विंडो सीट पर बैठकर वो बाहर ताकने लगी। अंदर एक्सेसरी बेचने वाली महिला की आवाज भी उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसे याद नहीं है कि इन 7 सालों में खाली लोकल में सफर करने का सौभाग्य पिछली बार कब मिला था। यहाँ तो छुट्टियों के दिन भी सुबह शाम ट्रेन में धक्के खाने जितनी भीड़ जमा हो जाती है। यादें उसे कॉलेज के दिनों में खींच ले गई। अमन और वो कॉलेज से छूटने के बाद विक्रोली स्टेशन से ठाणे स्लो में बैठ जाते और अपनी दुनिया में खो जाते। वे ठाणे पहुंचते और वहां से वापस विक्रोली लौट आते। ये सोचकर हल्की सी झुरझुरी हो गई। कितने अच्छे थे वो दिन। पैसे नहीं होते थे इतने कि थिएटर में जाकर फिल्में देखाएं या किसी रेस्टोरेंट में कपल्स के लिए बने अलग सेक्शन में बैठकर कुछ खाए पिए। और गपियाएं,
दिन के समय गार्डन भी बंद रहते थे, सो ट्रेन के अलावा कोई दूसरा सस्ता विकल्प नहीं था। हाँ, ट्रेन में किसी पहचानने वाले की नजरों में पड़ने का डर लगातार बना रहता था, पर प्यार की खातिर इतना खतरा मोल लेना तो बनता था। खाली ट्रेन क्या, थोड़ी भीड़ भरी ट्रेन में भी अमन के साथ होना अच्छा लगता था। वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी, अमन भी ऐसा ही कहता था। पर ना जाने कैसे शादी के बाद वो इतना केयरिंग हो गए कि दिन में भी कहीं लोकल के साथ जाना हुआ तो कहते हैं तुम लेडीज में चली जाओ, वहां बैठने को जगह मिल जाएगी। कितने बदल जाते हैं बॉयफ्रेंड शादी के बाद। उसके मन ने हिसाब लगाया कि वो दिन थे जब कॉरिडोर में एक और खड़े रहने भर की जगह मिल जाए तो वो लोग सीएसटी तक पहुंच जाते थे। अगला स्टेशन कुर्ला। अनाउंसमेंट सुनकर उसे याद आया कि अनु से मिलने जाना है। वो बैग संभालते हुए प्लेटफॉर्म पर आ गई। कुर्ला उपनगर के सबसे तंग और अस्त व्यस्त स्टेशन में से एक है। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद उसे सुखद आश्चर्य हुआ जब उसने महसूस किया कि दिन में यहाँ इत्मीनान से चलने भर की जगह होती तो है। वो बस की लाइन में लग गई। वहाँ भी अपेक्षाकृत कम लोग थे। बस में भी उसे खिड़की वाली सीट मिल गई। हर शाम वो पत्रकारिता की क्लास में जाने के लिए बस पकड़ती थी। शाम को ट्रैफिक में रेंगने वाली बस दौड़ रही थी। इस समय वो ऑफिस में होती है। ये लंच के बाद का समय है जब हल्की हल्की नींद आने लगती है। ब्लैक टी या लेमन टी की चुस्की से सुस्ती भगानी पड़ती है। गर्म चाय पीते हुए उन लड़कियों को भी कोसती है जिनका काम तेज एसी के बिना चलता नहीं था। पता नहीं स्किन पर क्या लगाकर आती हैं वो लड़कियां। फिलहाल बस की खिड़की के बाहर से आ रही धूप उसकी त्वचा को छू रही है। उसे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। कहाँ पहुंची? ये मैसेज मिलने तक वो अनु के ऑफिस के मेन गेट तक पहुंच चुकी थी। अनु उसे लेने आई। अनु पिछली बार की तुलना में थोड़ी स्लिम हो गई थी, सुंदर दिख रही थी। उसने अनु को कॉम्प्लीमेंट देने से पहले चोर नजरों से खुद को देखा और सांस के साथ अपने पेट को भी थोड़ा अंदर खींच लिया। अनु के साथ उसकी कलीग रजनी भी थी जो उसे थोड़ी झल्ली लगती थी। तीनों बैठे 2-4 मिनट हाल खबर देने के बाद अनु और रजनी अपने अपने कंप्यूटर में खो गई तो वो झल्ला उठी, या यूं कहें कि चिढ़ने से ठीक पहले की अवस्था में पहुंच गई। इससे अच्छा तो मैं ऑफिस हो आती या घर ही चली जाती। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, कूल डाउन यार, बस 2 मिनट, ये एक जरूरी ईमेल भेजना है, उसके बाद फ्री हूँ तेरे लिए। वो उसके ऑफिस में यहाँ वहाँ देखती रही। 2 के 10 मिनट हो गए। अब अनु ने पूछा, क्या लेगी? तेरा खून, वैसे भी मेरे दिमाग में गर्मी चढ़ गई है, उसने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। देखा, हो गया। पीसी शट डाउन करते हुए अनु ने अपनी एंग्री बर्ड सहेली को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। बातों बातों में दोनों को पता चला कि लंच करना बाकी है। उनके पास में बैठी रजनी ने दोनों की बातें सुनकर सुझाव दिया, तो चलो ना फिनिक्स मॉल चलते हैं, वहाँ खा भी लेंगे और थोड़ी विंडो शॉपिंग भी हो जाएगी। अनु भी बोल पड़ी, हाँ चल ना, थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा। ऑफिस में खुलकर बातचीत भी तो नहीं कर पाएंगे। 3:45 बजे तक वो मॉल के फूड कोर्ट में थी, पर वहाँ भीड़ कम नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कॉलेज के बच्चों की क्लास यहीं लगती है। बिगड़ी हुई जनरेशन, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसे बुदबुदाते हुए रजनी और अनु ने सुना। दोनों उसकी ओर देख मुस्कुरा दे। उन्हें मुस्कुराते हुए देख वो हंस दी। अनु ने कहा, छोड़ यार, कभी कभी मुझे भी लगता है कि ये बिगड़ी हुई जनरेशन है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग भी तो इतना एंजॉय करते थे कॉलेज के समय, पर यार हम लोग इतने बदतमीज नहीं थे, उसने तर्क दिया। ऐसा हमें लगता है, हो सकता है कि अपने से बड़ों को हमारी हरकतें बदतमीजी लगती रही हो। वैसे भी अब जनरेशन गैप की सीमा कम हो गई है, इन्हें छोड़। अपनी बता, क्या चल रहा है? अमन कैसे हैं? और हाँ, बेबी कब प्लान कर रही है? ऐसा लगा अनु ने उसकी दुखती रग को छेड़ दिया। वो कुछ बोलती इससे पहले झल्ली रजनी ने कहा, तू माँ बन गई तो क्या पूरी दुनिया को ही माँ बनाकर चैन लेगी? तुम ना इसकी बातों में मत आना, अपना टाइम लो यार, जब तुम्हें लगे तैयार हो तभी इस बारे में सोचना। पहली बार उसे रजनी झल्ली नहीं लगी। वैसे रजनी भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अनु से सुनती आई है कि ये भोंदू भले दिखती हो, पर काम के मामले में बड़ी चालू चीज है, बेहद प्रोफेशनल। अब चूंकि रजनी उसकी दोस्त अनु की कलीग थी और दोनों में काम को लेकर कंपटीशन रहता था, इसलिए स्वाभाविक है कि रजनी उसे ज्यादा पसंद नहीं आती थी। वो अक्सर उसे इग्नोर करती थी। हालांकि रजनी की बातों से लगता था कि वो उससे बात करने को लेकर खासी उत्सुक रहती थी। लेकिन जैसा कि अनु ने बताया था कि इन दिनों उसके और रजनी के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। बॉन्डिंग की कहानी उसने खाने के बाद कॉफी की चुस्कियों के बीच रजनी से ही सुनी।
उस सुनी हुई कहानी का सार ये था कि काम के मामले में बेहद प्रोफेशनल रजनी को विज्ञापन जगत में लेखन की संभावना तलाश रहे एक लड़के की लच्छेदार बातों से प्यार हो गया था। पर वो लड़का तो रजनी से भी तेज निकला। पहले उसने रजनी को रूममेट और उसके बीच झगड़ा लगाकर दोनों को अलग किया और फिर रजनी को नया घर किराए पर दिलाया। जल्दी ही वो खर्च शेयर करने की बात करके रजनी के साथ रहने आ गया। उसका दावा था कि वो रजनी से बहुत प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह सकता। प्यार में बावरी रजनी ने अपनी मम्मी पापा से बात की और कथित जाति भेदभाव और लड़की की नौकरी का ठिकाना न होने के बावजूद उन्हें तैयार कर दिया। वहीं प्रेमी महोदय अपने परिवार को इस रिश्ते के स्वीकार न होने की बात कहकर दोनों परिवारों को आमने सामने मिलाने से कतराते रहे। फिर भी सगाई की डेट फिक्स हो गई, लेकिन सगाई के दिन हीरो गायब और फोन स्विच ऑफ। वो तो रजनी के मम्मी पापा इतने मैच्योर थे कि खुद संभले और अपनी बेटी को भी संभाल दिया। फिर भी दिल टूटने का दर्द प्रोफेशनल रूप से मजबूत रजनी दिल में नहीं रख पाई। उसने अनु के सामने दिल खोल कर रख दिया और इस तरह वो दोनों अच्छी सहेलियां बन गई। पर पता है तुझे ये कितनी बड़ी बेवकूफ है। 2 महीने बाद जब इसका प्रेमी फिर कड़की में आया तो पैर पकड़कर लौट गया और ये महारानी उसके सच्चे प्यार पर फना हो गई। थोड़ी तल्ख होते हुए अनु ने बताया। झेपती हुई रजनी सुन रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि एक दिन सच्चे प्रेमी वॉशरूम में थे और उनकी किसी नई प्रेमिका का फोन रजनी ने उठा लिया। तब जाके इसकी आंखों पर से प्यार की पट्टी खुली। हंसते हुए अनु ने आगे बताया, हाँ फिर इस घायल शेरनी ने उसकी जो धुलाई की वो भी याद रखेगा। किसी को अगली बार चीट करने से पहले इतना ही नहीं, रजनी रानी का जमीर जगा और इसने उससे अपने वो पैसे भी मांगे जो प्रेमी महोदय ने अलग अलग बहाने बनाकर मांगे थे। पर कमीने के पास पैसे हो तो देता ना। मैंने उसका लैपटॉप और ये आईफोन रख लिया। रजनी ने हाथ के आईफोन को दिखाते हुए कहा। रजनी के चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे दर्द दिखा, पर जल्दी ही तीनों की हंसी हट्टास में बदल गई और जब वो चुप हुई तो एक दूसरे के करीब थी। बहुत थोड़े से ही समय के लिए ही इस समय कहानी का मुख्य किरदार रजनी थी। रजनी ने कहा, पता है इस खराब रिश्ते से निकलना मेरे लिए एक नए जन्म लेने जैसा था। वैसे मैंने कहीं पढ़ा था, हम सिर्फ उसी रोज पैदा नहीं होते जब माँ हमें जन्म देती है। जीवन हमें बार बार ये अवसर देता है कि हम जन्म लें। रजनी की बात सुनकर अनु चुप थी और वो भी खामोशी से अपने फोन का स्क्रीन देख रही थी। 7:31 यानी अब घर के लिए निकलना चाहिए। उसने अमन को टेक्स्ट किया, काम ज्यादा है, ऑफिस से लेट निकल रही हूँ, मम्मी को बता देना, बाहर ही खाने चलते हैं। उसने टेक्स्ट करके सिर उठाया तो देखा रजनी और अनु सेल्फी लेने के लिए तैयार थी। रजनी ने आईफोन से सेल्फी ली। मॉल से निकलकर वो स्टेशन पहुंच गए। अनु और रजनी को अलविदा कहकर वो ठाणे ट्रेन में बैठी। तभी उसे व्हाट्सएप पर रजनी की भेजी हुई फोटो मिली। पाउट निकाले हुए तीनों कार्टून लग रहे थे, जिसे देख वो हंस पड़ी। उसने उसे अपना व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर बनाया, स्टेटस भी अपडेट किया। एक सुहानी दोपहरी। उसके दिमाग में चल रहा था, वाकई दोपहर कितनी मजेदार होती है। दोपहर की धूप कितनी सुहानी लगती है। ट्रेन्स आज भी खाली होती हैं। बसें बिना ट्रैफिक में फंसे भी चल सकती हैं। आजकल के कॉलेज के बच्चे कितने कूल होते हैं। अनु कितनी प्यारी है और वो झल्ली रजनी झल्ली नहीं है। रजनी कितनी अच्छी है। उसे पता नहीं क्यों अमन पर भी बड़ा प्यार आ रहा था। एक पल के लिए उनकी मम्मी की बच्चा पैदा करने वाली नसीहतें भी इतनी इरिटेटिंग नहीं लगी। सबसे बड़ी बात, चौथी सीट पर बैठी आंटी झूल झूल कर उसके ऊपर गिर रही थी, पर उसे चिड़चिड़ाहट नहीं हो रही थी। स्टेशन के बाहर रिक्शे की लाइन में उसने पूछा, भैया नौपाड़ा चलोगे? रिक्शे वाले ने बेरुखी से कहा, घोड़ बंदर। ये सुनकर गुस्सा तो इतना आया कि जबरदस्ती रिक्शे के अंदर बैठ जाए, पर वो दोपहर की सीख इतनी जल्दी नहीं भूलना चाहती थी। तभी पिछले वाले रिक्शे में बैठी एक हमउम्र सी महिला की आवाज आई, आंटी मेरे साथ आ जाओ। उसने घूर कर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो बेटी। एक दूसरे से नजरें मिलते ही वो दोनों ठठाकर हंस पड़ी। मीटर घुमाने के लिए पीछे मुड़ा रिक्शा ड्राइवर क्लूलेस था। दोपहर भी वही थी, लेकिन आज उसे वो दोपहर सुहानी लग रही थी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज उसने कुछ नया किया था, कुछ अलग किया था।